पिछले क्लास में प्रश्न नंबर 25 तक हल किए थे। आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक कण परवलय y स्क्वायर बराबर 2ax के अनुदिश इस तरह गतिशील है कि इसका y अक्ष पर विक्षेप की गति अचर है। y अक्ष पर विक्षेप की गति अचर है यानी कि कांस्टेंट है। दिखाएं कि इसका x अक्ष पर विक्षेप अचर त्वरण से गतिशील है। अचर त्वरण से गतिशील है यानी कि हम जो त्वरण जो निकालेंगे उसका जो मान निकलेगा कांस्टेंट निकलेगा, यानी कि अचर संख्या आएगा। त्वरण का जो भी मान लाना है हमको क्या लाना है? अचर संख्या लाना है। तो देखो परवलय का समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, बट यहाँ पर दिया y स्क्वायर बराबर 2ax। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। 11वीं में पढ़े होंगे 11th क्लास में। ये है y एक्सिस, ये है y अक्ष और इधर y डैश, ये x और ये x डैश। तो y स्क्वायर बराबर 2ax, इसका ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होगा। y स्क्वायर बराबर 2ax, ये किसका ग्राफ है? y स्क्वायर बराबर 2ax का ग्राफ है। y स्क्वायर बराबर 2ax का ग्राफ 11th में बताए होंगे। y स्क्वायर बराबर 2ax। तो देखो ये y अक्ष और ये x अक्ष कह रहा है कि एक कण परवलय y स्क्वायर बराबर 2ax के अनुदिश इस तरह गतिशील है कि इसका y अक्ष पर विक्षेप की गति अचर है। y अक्ष पर विक्षेप की गति अचर है यानी कि यही है ना y अक्ष। ये क्या है? y अक्ष, यानी कि यहाँ से ये दूरी ये सब क्या है? अचर है। यहाँ से परवलय के किसी बिंदु से लेते हैं इस तरह से, तो यानी कि ये हमको अचर दे दिया है y अक्ष पर, यानी कि dy/dt क्या दे दिया है? अचर दे दिया। dy/dt अचर दिया है, तो dy/dt दे दिया है अचर। dy/dt अचर कोई संख्या मान लो कि dy/dt बराबर k, कांस्टेंट है कोई, तो dy/dt बराबर k। हमको सिद्ध करना है, दिखाएं कि इसका x अक्ष पर विक्षेप यानी कि ये अचर त्वरण से गतिशील है, यानी कि इस प्रकार से अचर त्वरण से गतिशील है। अचर त्वरण से गतिशील है। तो देखो विक्षेप अचर त्वरण किसका जिक्र किया है? त्वरण का जिक्र किया है। तो हमको दिया क्या है? y स्क्वायर बराबर 2ax, y स्क्वायर बराबर 2ax। क्या करो? दोनों और x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात, सॉरी t के सापेक्ष नहीं, दोनों और t के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करो। तो दोनों और t के सापेक्ष अवकलज। अवकलज करने पर, तो अवकलज करते हैं तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y इंटू dy/dt, 2y इंटू dy/dt बराबर 2a तो अचर संख्या है बाहर, x का dx/dt, x का dx/dt। देखो 2 और 2 दोनों और कट जाएगा, 2 और 2 दोनों और कट जाएगा। तो क्या आएगा? ये क्या करते हैं? y को उधर भेज देते हैं, तो dy/dt बराबर a/y इंटू dx/dt, a/y इंटू dx/dt। देखो a यहाँ पर कोई अचर संख्या है, तो a को पहले हम बाहर कर देते हैं। a को क्या करते हैं? बाहर करते हैं, या फिर ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हो dy/dt
ए इंटू 1/y इंटू dx/dt, dx/dt। तो देखो प्रश्न में हमको क्या बोला है कि प्रश्न में कहा है कि दिखाएं कि इसका x अक्ष पर विक्षेप अचर त्वरण से गतिशील है। किससे गतिशील है? अचर त्वरण से। तो त्वरण हम कैसे निकालते हैं? जैसे देखो तुमको दिया है विस्थापन, क्या दिया है? मान लो दिया है तुमको विस्थापन दे दिया गया है, तो विस्थापन दिया रहता है तो क्या करते हैं? ds/dt निकालते हैं। क्या मिलता है हमको? v। यदि दूरी में एक बार अवकलज करोगे ठीक समय के सापेक्ष तो क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। फिर से उसका दोबारा अवकलज करोगे, वेग को पुनः अवकलज करोगे dv/dt, तो क्या मिलता है? वो त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो ds/dt क्या है? वेग। फिर से इसका देखो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये a निकलेगा। इस बार क्या हो जाएगा? a। d²x/dt² क्या होगा? a। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण को हल निकालने के लिए हमको द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना पड़ता है। त्वरण निकालने के लिए हमको द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। देखो dy/dt है तो हमको क्या निकालना होगा? द्वितीय कोटि का अवकलज d²y/dt², यानी कि पुनः इसको t के सापेक्ष अवकलज करना होगा। तो लिखो तब न त्वरण का मान निकलेगा। पुनः t के सापेक्ष अवकलज करने पर, पुनः t के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो करो, तो करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? d²y/dt² बराबर। ये तो खैर बाहर कर दो, इसका निकालते हैं। देखो यहाँ पर ये गुना वाला दिख रहा है। किसका दिख रहा है? गुना वाला। गुना वाला तरीका क्या कहता है? पहला को बाहर करो 1/y और दूसरा का डिफ्रेंसिएशन निकालो। dx/dt का क्या हो जाएगा? d²x/dt² प्लस 2, दूसरा को बाहर करो और पहला का अवकलज, तो 1/y का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन? -1/y²। 1/y का क्या हो जाएगा? -1/y²। 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x²। उसी प्रकार 1/y का -1/y²। अब फिर से जब y का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ये आ गया dx/dt और 1/y का -1/y²। तो d²y/dt²। इसका मान देखो क्या होगा? चूंकि देखो dy/dt है, क्या है? dy/dt क्या है? k है। dy/dt क्या है? k, यानी कोई कांस्टेंट है, कोई अचर संख्या है। पुनः जब देखो इसका तुम निकालोगे द्वितीय कोटि का अवकलज, क्या निकालोगे? द्वितीय कोटि का अवकलज d²y/dt², तो क्या होगा? k का डिफ्रेंसिएशन अचर संख्या का क्या हो जाएगा? 0। अचर संख्या का अवकलज क्या हो जाएगा? 0। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे? d²y/dt² की जगह क्या आ जाएगा? 0 बराबर a इंटू 1/y और d²x/dt²। अब माइनस, ये माइनस आ जाएगा ना बाहर, तो माइनस लिख दो। -1/y² इंटू dx/dt। a को इधर भेज दो तो 0/a क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 0/a 0 ही हो जाएगा। फिर से लिख देंगे हम, और 1/y d²x/dt² -1/y²। देखो dx/dt का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं। dx/dt का मान यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? dx/dt का मान y उधर जाएगा y/a इंटू dy/dt।
dx बटा dt का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा गुना हो जाएगा, a इधर जाके भाग, यानी कि y बटा a इंटू dy बटा dt। तो लिखो dx बटा dt का क्या लिखाएगा, y बटा a इंटू dx बटा dy बटा dt। यहाँ से dx बटा dt का मान क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा गुना हो जाएगा, y इधर आके भाग, y बटा a इंटू dy बटा dt, dx बटा dt का मान। तो लिख दिए हम। अब जो कुछ कट रहा तो उसको काट दो, इसका मान क्या हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 0। तो देखो y कट जाएगा, चूंकि स्क्वायर में है कट जाएगा ना, तो इन दोनों में देखो कुछ कॉमन भी दिख रहा है, ये तो रहने दो, 1 बटा वाई इंटू डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई इंटू ए इंटू डी वाई बटा डी टी, ठीक, डी वाई बटा डी टी। तो आ जाएगा ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा वाई ए बराबर 1 बटा वाई ए इंटू डी वाई बटा डी टी बराबर ये वाला 1 बटा वाई इंटू डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर। देखो वाई दोनों ओर कट जाएगा, ये y और ये y कट गया, तो क्या बच गया, तो हमारे पास बच जाएगा 1 बाय ए इंटू डी वाई बटा डी टी, तो अचर था क्या था के ही माने थे, बराबर डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर। तो देखो इसलिए डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर बराबर के बटा। तो देखो यही ना हमको प्रूव करना था प्रश्न में। प्रश्न देखो फिर से क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा था कि दिखाएं कि इसका x अक्ष पर विक्षेप, किस पर, x अक्ष पर विक्षेप, तो x अक्ष पर यानी कि dx बटा dt। चूंकि त्वरण का जिक्र किया है, अचर त्वरण से गतिशील है, तो त्वरण तो द्वितीय कोटि का नवकलज यानी कि डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर अचर त्वरण से गतिशील है। तो देखो इसका मान अचर आया है कि नहीं, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर का मान क्या आया अचर, के बटा एक क्या कोई अचर संख्या ही है ना, ये क्या है एक अचर संख्या, ये क्या है अचर है, ये क्या है अचर है। चूंकि डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर, चूंकि के और ये दोनों संख्या ही तो अचर होगा, एक्स वाई के रूप में नहीं आया है, तो यह एक अचर है। तो हमारा ये प्रश्न नंबर ये प्रूव हो चुका, ठीक। हाँ तो आगे टाइप 2 का प्रश्न है, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 पर जो क्वेश्चन है वो है हमारा सीमांत लागत और सीमांत आय पर आधारित है। सीमांत लागत और सीमांत आय पर। देखो सीमांत लागत क्या होता है, सबसे पहले लागत समझना, लागत क्या है। लागत जैसे कोई भी तुम मान लो खेती बाड़ी ही करते हो, कुछ भी किसानर जो रहता है, जो उस अनाज उपजाने में जो आय वो लगाता है, जो उस शुरू में उसका जो खर्च होता है किसी चीज़ पर, उसको क्या कहते हैं लागत, क्या कहते हैं उसको लागत। और उसी लागत में जो परिवर्तन होगा, उस लागत में जो परिवर्तन होगा उसको कहेंगे हम सीमांत लागत। और फिर उसके बाद आएगा सीमांत आय। तो सीमांत आय मतलब उस लागत जो हम लगा दिए तो उससे जो हमको आय प्राप्त होगा तो उसको कहेंगे हम क्या सीमांत आय। वही जो उसमें जो परिवर्तन हो उसको क्या कहेंगे सीमांत आय, जो हमको आय प्राप्त होता है। देखो अच्छा से पढ़ते हैं, देखो इसको क्या है कि सीमांत लागत, सीमांत लागत इंग्लिश नाम इसका जरूर याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट, एमसी मार्जिनल कॉस्ट। उत्पादन के किसी स्तर पर, उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष, x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है, संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है। यानी कि लागत में जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं हम सीमांत लागत। यदि x इकाई के उत्पादन पर कुल लागत c ऑफ x हो,
यदि x इकाई के उत्पादन पर कुल लागत C ऑफ x हो, ये लागत है ना कि सीमांत लागत है, ये क्या है, कुल लागत यदि C ऑफ x हो तो सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट वही कुल लागत में परिवर्तन कर दो x के सापेक्ष, यानी कि उसका अवकलज निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, सीमांत लागत। यानी कि लागत में परिवर्तन जब करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सीमांत लागत हो जाएगा। और लागत हमारा C ऑफ x और यानी कि हमको सीमांत लागत यानी कि MC मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो C ऑफ x का डिफरेंशिएशन निकालना। अब आगे है सीमांत आय। तो सीमांत आय देखो क्या है, सीमांत आय मार्जिनल रिवेन्यू MR, इंग्लिश नाम याद रखना, सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू। किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं पर यानी कि जो वस्तु हम बेचते नहीं है, विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष, विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष संपूर्ण आय। अब देखो कोई वस्तु तुम बेचोगे तो उससे आय तो प्राप्त होगा ही, तो संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर है। यानी कि सीमांत आय क्या है, कोई विक्रय की गई वस्तुओं की कुल संख्या से जो आय प्राप्त होता है उसमें परिवर्तन की दर कहलाता है हमारा सीमांत आय कहलाता। यदि x इकाई के विक्रय पर कुल आय R ऑफ x हो, कुल आय कितना हो, R ऑफ x हो, तो सीमांत आय यानी कि MR मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, R ऑफ x का डिफरेंशिएशन निकाल लोगे, D ऑफ RX बटा DX। यानी कि लागत का जब अवकलन निकाल दोगे तो वो आ जाएगा सीमांत लागत, और आय का अवकलन निकाल दोगे तो सीमांत आय प्राप्त हो जाएगा। तो यही है हमारा सीमांत लागत और सीमांत आय। क्या करना है, इसको पूरा अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक, ये जितना भी ले इसको नोट कर लेना। हाँ, तो प्रश्न करते हैं सीमांत आय और सीमांत लागत पर, जो आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत C ऑफ x रुपया में इतना दिया, यानी कि C ऑफ x दे दिया है हमको, कितना दिया है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। यानी कि ये क्या दिया हमारा, हमें कुल लागत दिया है, C ऑफ x क्या दिया है हमको, कुल लागत, किसमें, रुपया में। तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है हमसे, सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो पता है सीमांत लागत कैसे निकालेंगे हम, देखो अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे, यदि तुमको दिया है x इकाई में कुल उत्पादन यानी कुल लागत C ऑफ x है, कुल लागत C ऑफ x है, तो सीमांत लागत कैसे निकलेगा, C ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलज निकाल दो तो वो क्या निकलेगा हमारा, सीमांत लागत। यानी कि इसका हम निकालेंगे अवकलज तो हमें मिलेगा सीमांत लागत। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलज कर दो, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो C ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, C डैश, ठीक, इसका तो x क्यू का क्या हो जाएगा, तो 0.005 गुना 3x स्क्वायर माइनस 0.02 x स्क्वायर का 2x और प्लस 30x का 30 और 5000 का तो खैर 0 हो जाएगा, 5000 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया C डैश x बराबर गुना कर दो, 5 दिया 15 यानी कि 0.015 x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 0.04 x प्लस 30। तो ये हमारा निकल गया क्या, सीमांत लागत निकला है। ये हमारा जो आया है क्या आया है, सीमांत लागत। बट यहाँ पर क्या बोला है
कि सीमांत लागत ज्ञात करें जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, यानी कि x के जगह हमको क्या रख देना है, 3 रख देना है। क्या रख देना है x के जगह 3, यानी कि सीमांत लागत, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, MC मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, C डैश 3 इकाई उत्पादित किया जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख देंगे। तो 0.15 और यहाँ पर 0.015 ने 3 का स्क्वायर माइनस 0.0404 गुना 3 प्लस 30, तो आ जाएगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत। तो गुना करो 3 का वर्ग 9, तो 9 गुना 15, 15 नमा 135, 0.135 माइनस 4 तिया 12, 0.12 अब प्लस 30, तो वही जोड़ दो। तो MC यानी कि सीमांत लागत जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 30.135, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको घटाते घटाओ 0.12, तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा सीमांत लागत है ना, तो भाषा में लिख लेते हैं सीमांत लागत। तो सीमांत लागत MC बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा 30.12 को घटा देना है, तो 5 यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा 1 और 1 में से 1 घटेगा 0, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 30.015 रुपया, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सीमांत लागत बराबर इतना, शायद हो सकता है यहाँ पर 0.2 दे सकता है आंसर बुक में, बट यही होगा आंसर। ठीक, तो ये प्रश्न नंबर 28। क्वेश्चन है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में R ऑफ x बराबर इतना 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। तो बस वही इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो हमारा मिल जाएगा सीमांत आय, वहां पर फिर x की जगह कितना रख देंगे 5, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो इसको हल करते हैं। हमको दे दिया कुल आय यानी कि R ऑफ x कितना दिया है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, तो दोनों x के सापेक्ष अवकलज करोगे यानी कि R डैश x, तो ये जो R डैश x है यही होगा हमारा MR यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू, यानी कि यही हमारा क्या होगा मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि सीमांत आय, यही पूछ रहा है। बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, अवकलज निकालोगे ना, और ये प्लस 36, 6x प्लस 36, तो मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है R डैश x बराबर कितना पर 5 पर, तो x के जगह रख दो 5, तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30 और ये 36, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 30 और 36 66 हो जाएगा। इसलिए सीमांत आय ने पूछा है, सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू बराबर हो जाएगा 36 30 66 रुपया, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देख लेना है, हमको दे दिया है कुल आय R ऑफ x दे दिया है और x बराबर 5 पर सीमांत आय पूछा, तो R ऑफ x यानी कि उसका अवकलज निकाल लोगे तो R डैश x यही क्या हो जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू सीमांत आय, और कितना पर निकालना है x बराबर 5 पर, तो x के जगह रख दोगे 5, तो आ जाएगा 6 25 30 और 36 66, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक कण किसी सरल रेखा पर इस प्रकार चलता है कि t सेकंड बाद इसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु मीटर में, ये जो हमारा s दिया है दूरी दिया है, क्या दिया है ये दूरी दिया है, s बराबर इतना है से प्राप्त होती है। ये 2.5 सेकेंड है, इसके जगह काट कर 5 सेकेंड कर लेना, क्या कर लेना 5 सेकेंड, इसके जगह लिख लेना 5, बुक में क्वेश्चन सुधार लेना। 5 सेकेंड बाद कण का वेग क्या है, 5 सेकेंड बाद कण का वेग क्या है। तो देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम बताए थे
ये दूरी दिया, s दूरी है, s क्या होता है दूरी, s बराबर दूरी है, दूरी दिया है। पता है दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ds बटा dt क्या होता है वेग। अब फिर से जब वेग में हम परिवर्तन करेंगे dv बटा dt क्या मिलेगा हमको, त्वरण, a बराबर त्वरण। या फिर dv बटा dt को इस प्रकार से भी लिख सकते हो d स्क्वायर s बटा dt स्क्वायर, चूंकि इसी का नवकलन किए हैं दोबारा। तो देखो इसी का प्रयोग करना है यहाँ पर। 5 सेकंड बाद कण का वेग ज्ञात करें। देखो दूरी हमको दे दिया है s बराबर इतना दिया है कि नहीं, तो हमको वेग निकालना है 5 सेकंड बाद। तो पहले वेग निकाल लो। तो वेग v बराबर कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। s बराबर t की पावर 3 बटा 3 माइनस टी स्क्वायर बटा 2 माइनस 6t प्लस 5। तो हमको क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो दूरी में परिवर्तन करेंगे तब ना वेग निकलेगा, यानी कि ds बटा dt। तो देखो 1/3 अचर संख्या बाहर, t की पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर माइनस 1/2 अचर संख्या बाहर t स्क्वायर का 2t माइनस 6t का माइनस 6 प्लस 5 का 0। तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा t स्क्वायर, 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस t माइनस 6। बोला हमको प्रश्न में 5 सेकंड बाद कण का वेग ज्ञात करें, यानी कि t के जगह हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो लिखो t बराबर 5 पर v बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6। तो हल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग 25 में से 11 घटेगा 14 मीटर में है दिया, तो मीटर प्रति सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 1 नंबर। तो हमारा 1 नंबर आंसर हो गया 14 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन सुधार लेना यहाँ पर। तो यानी कि 5 सेकंड बाद कण का वेग क्या होगा 14 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, 2 में कहा है उस बिंदु पर कण की वेग वृद्धि क्या है। तो इस शब्द को समझना है, जो वर्ड लिखा है हमारा वेग वृद्धि। वेग वृद्धि का अर्थ हुआ त्वरण, वेग वृद्धि का अर्थ क्या हुआ त्वरण। यानी कि उस बिंदु पर कण की वेग वृद्धि क्या है जहां इसका वेग शून्य हो, जहां इसका वेग शून्य, जहां उसका वेग शून्य होगा वहां पर उसका त्वरण क्या होगा, यही हमसे पूछा। हाँ तो क्या है कि उस बिंदु पर कण की वेग वृद्धि क्या है जहां इसका वेग शून्य है, वेग वृद्धि यानी कि त्वरण पूछ रहा है। तो देखो तो बोला है कि जहां इसका वेग शून्य है, जहां इसका वेग शून्य है, तो वेग v बराबर कितना निकला है, v बराबर निकला है हमारा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 निकाले हैं वेग हम, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। तो बोला है जहां इसका वेग शून्य है, यानी कि v की जगह हम क्या लिखेंगे 0, तो 0 लिखो। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। तो देखो 0 बराबर, तो टी स्क्वायर इसका गुणनखंड कर लो तो क्या लिख देंगे हम माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6। तो 0 बराबर दोनों में कॉमन t, तो t माइनस दोनों में t कॉमन है तो t माइनस 3 बच गया, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन है तो t माइनस 3 बच गया। तो यहाँ पर से आ जाएगा 0 बराबर t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2, t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2। तो 0 बराबर, तो यहाँ से दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं एक एक करके। तो देखो t माइनस 3 बराबर 0 या t प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा कितना 3, यहाँ से t बराबर माइनस 2। अब चूंकि देखो 2 तो हो नहीं सकता माइनस, समय माइनस में नहीं होते, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो t बराबर कितना होगा 3 होगा, t बराबर 3। यानी कि समय, यानी कि जब हमारा वेग शून्य हो जाएगा उस समय हमारा समय कितना होगा 3 सेकंड, समय कितना होगा 3 सेकंड। बट हमको प्रश्न में देखो पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि वेग वृद्धि ज्ञात करें। वेग वृद्धि क्या, यानी कि त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण कैसे निकलता है, तो त्वरण निकलता है हम वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि dv बटा dt निकालना है।
तो dv बटा dt। तो पहले एक बार हम वेग लिख लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम dv बटा dt निकाल लेते हैं। तो वेग हमको प्रश्न में दिया है कितना, t² माइनस टी माइनस 6, यही है ना। तो dv बटा dt यानी कि t के सापेक्ष अवकलज करोगे तो ये 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। तो dv बटा dt का अर्थ त्वरण a। तो t बराबर कितना, t बराबर है हमारा 3, तो 2 गुना 3 माइनस 1, बगल लिख दो, चूँकि t बराबर 3। तो ये आ जाएगा त्वरण a बराबर 3 दूनी 6 में से 1 घटेगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही पूछ रहा था। हाँ, तो आगे प्रश्न नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक मोटर गाड़ी द्वारा ब्रेक लगाने के बाद 30 सेकंड में तय की गई दूरी s फीट है, जहां s बराबर इतना है। मोटर रुकने के पहले तक तय की गई दूरी निकालें। मोटर रुकने के पहले तक तय की गई दूरी निकालें। तो ये हमको दूरी ही दिया है s बराबर इतना। अब हमको अगर हमको दिया रहता समय t तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट t की जगह हम मान रखते हैं उसका, तो हमारा क्या निकल जाता है दूरी। तो हमें t नहीं पता है। तो देखो हमें s बराबर कितना दे दिया है, 22t माइनस 12t स्क्वायर। तो इसका दोनों t के सापेक्ष अवकलज करो तो क्या हो जाएगा, ds बटा dt। तो 22 और ये 12 दूना 24t। तो यानी कि ds बटा dt मतलब वेग, यानी कि v बराबर आया ये हमको, यानी कि v बराबर कितना मिल गया, 22 माइनस 24t। v बराबर कितना मिल गया, 22 माइनस 24t। अब देखो प्रश्न में क्या कहा, मोटर रुकने के पहले तक तय की गई दूरी। अब सोचो जब मोटर रुक जाएगा तब उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। जब मोटर रुक जाएगा, गाड़ी कोई जा रही है धीरे धीरे, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्लो होता है कि नहीं, जब स्लो होता है एक बार कहीं ना कहीं जाकर वो रुक जाता है। तो रुक जब जाता है वो, जब वो रुक जाता है तो उसका समय तब उसका चाल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी कि v बराबर हम कितना लेंगे, 0 बराबर 22 माइनस 24t। तो माइनस 24t इधर आके प्लस में 24t बराबर 22। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 22 बटा 24। तो काट के t बराबर कितना आ जाएगा, तो काट दोगे तो समय 11 बटा 12 मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा, 11 बटा 12। इसलिए t बराबर 11 बटा 12 सेकेंड। तो हमको समय मिल गया 11 बटा 12 सेकेंड। तो हमको दूरी तो खैर दिया ही है, s बराबर दिया है ना, तो बस इसी में t की जगह लिख दो 11 बटा 12। तो जो गुना भाग करके आएगा आंसर वही हो जाएगा हमारा दूरी। तो रख देते हैं, हमें s दे दिया है, s बराबर कितना दिया है, s बराबर 22t माइनस 12t स्क्वायर। तो इसी में बस हम t की जगह 11 बटा 12 रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो s बराबर 22t, t की जगह 11 बटा 12 माइनस 12t स्क्वायर, यानी कि 11 बटा 12 का स्क्वायर। तो करो तो आ जाएगा s बराबर 22 गुना 11 242 बटा 12, 242 बटा 12 हो जाएगा। तो 242 बटा 12 माइनस 12 गुना 121 बटा 144। तो इसको काट दो तो 12 एकम 12, 12 गुना 12 144 बार में ये कट जाएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा s बराबर 242 बटा 12 माइनस 121 बटा 12। तो हल करने के बाद s बराबर कितना आ जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाव कर लोगे तो 121 बटा 12। तो भाग दो, तो इसलिए s बराबर 12 एकम 12 फिर 0 पॉइंट, तो 10 तो लेगा नहीं, 12 गुना 8 यानी 10.08 मीटर लगभग आ जाएगा। यानी कि जब उसका वेग 0 होगा, यानी तो मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी लगभग 10.08 मीटर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।
हाँ, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। 30 नंबर प्रश्न तक इतना ही था। तो क्या करना है, बार बार वीडियो को देखना है। जब समझ नहीं आए कोई प्रश्न तो दोबारा उसको देखो, वीडियो को रोक कर दोबारा रिपीट करके बार बार देखो तो आ जाएगा समझ में। तो आगे हम अगला वीडियो में हम अगला चैप्टर हल करेंगे। तो कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि हमारे कैमरामैन जो है बहुत मेहनत करते हैं, कैमरामैन अमन कुमार। तो लाइक कमेंट जो भी रहता है इच्छा अनुसार कर दीजिए, बताइए कैसा लगता है वीडियो।